हेलो गाइस, वेलकम टू द बैक टू द वेलकम। तो आप लोग देख रहे हैं बीची जम्बो सीरीज, जहाँ पर चल रहा है फार्मूला रिवीजन। साथ ही साथ उस फार्मूला के जितने भी PYQ है नीट में, उसको सबको ख़त्म करेंगे। तो आज का चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रिक्ट मास होता है, जैसे इधर एक ठो पार्टिकल है, इधर एक ठो पार्टिकल है, इधर एक ठो पार्टिकल है, तो सबको सम करेंगे तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हो जाता है सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 पैसे n नंबर टर्म, जितना भी टर्म है, बाय टोटल जितने भी मास है सबका, इसलिए सम ऑफ mi xi बाई सम ऑफ mi ख़त्म, टोटल मास जितना होगा। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेम ही हो जाएगा, बस ये वाई कोऑर्डिनेट की जहाँ जितना मास रहेगा उतना ही दे देना। इधर और एक चीज़ बता देता हूँ। हाँ, तो हम लोग जो सेकेंड लॉ पढ़े थे ना, जो F=ma, जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है वह मास एंड एक्सीलरेशन को रिलेट करता है। तो इसमें एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का होता है, इसको ध्यान रखना। ऐसे हैंड रिटन नोट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो जो लोग गए हैं तो सब्सक्राइब करें बीसी जम्मू सीरीज़ को। और आगे ही ऐसे ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का वीडियो आते रहेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक भी आता रहेगा, तो डू सब्सक्राइब। तो हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास का कुछ स्पेशल नोट्स जो याद रखना है। तो पहला नोट है, सेंटर ऑफ मास इज़ अफेक्टेड बाय ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये समझिए, ये खाली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो कुछ फ़र्क पड़ेगा सेंटर ऑफ मास पे। ऐसे अगर इंटरनल कुछ फोर्स लग रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेंटर ऑफ मास पे। दूसरा देखते हैं, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम देन, एक्सटर्नल सिस्टम एक्ट नहीं होगा तब क्या, तब का सिचुएशन, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट बन जाएगा। एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट बन जाएगा। इसका ध्यान रखना, ये बेसिकली पूछ देता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में ही काम आता है। तो हम लोग कुछ कॉमन वैल्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक रिंग पकड़ लिए, जो उसको बोलेंगे थिन सेमी सर्कुलर वायर बोलेंगे। रिंग मतलब एक वायर है, और हाफ रिंग बोलेंगे। इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2r/पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब खाली रटने का है, तो याद कर लेना। और सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट, और इसको हाफ बोलेंगे हाफ डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है 4r/3 पाई। ये ध्यान से याद रखना, ये सब पूरा रटने का चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट। तो आगे देखते हैं। आगे तीसरा है हेमिस्फीयर और हॉलो हेमिस्फीयर। इसका हो जाता है सेंटर ऑफ मास, ये जो हॉलो हेमिस्फीयर का है इसका हो जाता है 1/2r। इसको 2r/2 भी बोल सकते हैं, बेसिकली हाफ ही है। चौथा है ए सर्कुलर कोन और सॉलिड कोन। इसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है I=h/4 हो जाता है। जो पांचवा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी है, जो है हेमिस्फीयर या सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका हो जाता है 3r/8। तो ध्यान रखना। तो पाँचों को एक ही स्क्रीन में कर दिया हूँ, तो पाँचों को एकदम ध्यान से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जब हम लोग लीनियर या ट्रांजिशनल मोशन करते थे तब हमारे पास 3 इक्वेशन होती थी, S=ut प्लस हाफ AT², याद आया। उसी तरह जब रोटेशनल मोशन होता है तो हमारे पास भी इक्वेशन बन जाता है, जो इस इक्वेशन है वो बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फ़ा T²। यहाँ पर हाफ जो है, हाफ के बाद जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये ध्यान से याद रखना, ये डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाता है। ये बेसिकली एस को रिप्रेजेंट कर दिए आर इंटू डेल्टा थीटा। तो दूसरा इक्वेशन है V=ut प्लस AT। तो इधर क्या है, फाइनल ओमेगा इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फ़ा T, बस सही है। तो अपना थर्ड इक्वेशन है V²=u²2as। तो होता था लीनियर में, हम लोग देखते हैं रोटेशनल में ω/f² इक्वल टू, जो फाइनल है ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2α डेल्टा थीटा, और जो थीटा है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा अगला टॉपिक देखते हैं टॉर्क या कपल। और जो टॉर्क को है उसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ये टाउ है। और टाउ का टॉर्क का जो फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू R क्रॉस F
वेक्टर है सब में, और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाता है आर एफ साइन थीटा, ठीक है। और ये जो टाउ है, टाउ का जो वैल्यू है वो है आई टाइम्स अल्फ़ा। तो अपना अगला टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ जान लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है अगर टॉर्क का वैल्यू 0 है तो, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है देन उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है L इक्वल टू आर क्रॉस पी। बेसिकली आप खाली फार्मूला याद करना। अगर कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं, संडे टेस्ट देने, उससे पहले ये वीडियो देख के जब बहुत हेल्प होगा। डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आएगा। और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल भी पूछ देता है, जैसे नीट में कभी कभार डायरेक्ट पूछ देता है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल क्या होता है क्वेश्चन बना के। तो डायमेंशनल और एंगुलर मोमेंटम याद रखना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये सब याद रखना थोड़ा, जो जो इम्पोर्टेंट है। तो अपना अगला टॉपिक देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड पावर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तो उसको देखते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ घुमाने की कोशिश करते हैं तो कितना रेसिस्ट करता है घूमने के लिए, वो हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। से हमारे पास एक रॉड हो जाता है जिसको सेंटर से घुमाते हैं तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर हम कोई इसको कॉर्नर से घुमाएं तो ज़्यादा रेसिस्ट करता है। जैसे रॉड है, इसका अलग अलग एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। जैसे ये वाला रॉड है, इसका लेंथ L है और इसका मास M है, और इसको हम लोग सेंटर से देखेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ml स्क्वायर बाई 12। और इधर जो कॉर्नर से घुमाना जो ज़्यादा मुश्किल है, 4 गुना मुश्किल है कॉर्नर से घुमाना, 20 से घुमाना उतना आसान है, तो इसका हो जाता है ml स्क्वायर बाई 3। उसी तरह ये हमारे पास एक रिंग है और ये r डिस्टेंस है इधर, और ये रिंग का मास अगर m है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr स्क्वायर। अगर उसी तरह अपने पास कोई डिस्क है जो पूरा भरा हुआ रहता है, नॉर्मल रहता है, जो थाली वाली रहता है नहीं, वो डिस्क का है, और इसको सेंटर में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। और हमारे पास ये लास्ट में देख लेते हैं जो है हॉलो डिस्क। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस पूछ दे, नीट में तो कभी पूछा नहीं है, ये दोनों से सवाल आते हैं, ये तीनों से, इसमें पूछा नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं। ये जो है हॉलो डिस्क, इसका होता है m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई हॉलो रिंग है जिसका मास खाली कॉर्नर पे है, बीच में खाली है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 2/3 mr स्क्वायर। और उसी तरह अगर ये जो डिस्क टाइप का है, मतलब सब जगह पूरा जगह मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो इसको ध्यान से याद रखना, 1 2 3 4 5 ध्यान से याद रखना, और इसको याद रखना तो रखो, नहीं तो मत रखो। और तो अपना अगला टॉपिक है रोलिंग मोशन। तो उससे पहले एक चीज़ समझ लो, अगर हमारे पास कोई इंक्लाइंड है जिसका एंगल थीटा है, जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई भी चीज़ रखेंगे वो स्लाइड हो जाएगी, उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा g साइन थीटा, जो सी स्लाइड होगा। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है देन चीज़ रोल जब होती है तो घूमती है, तो वर्क डन ख़त्म होता है, वर्क डन होता है तो वर्क डन के कारण एनर्जी ख़त्म होता है, तो उस समय एक्सीलरेशन हो जाएगा g साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको एकदम ध्यान से रट लो, समझ आ रहा है। बेसिकली ये एक्सीलरेशन g साइन थीटा था जब फ्रिक्शन नहीं था, जब से डायरेक्टली स्लाइड हो रहा है, लेकिन अभी फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन के लिए एनर्जी लूज़ हो रहा है, तो उसी के कारण ये g साइन थीटा का थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो हम लोग 1 प्लस ए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिससे हम लोग डिवाइड दिए। तो हमारा और एक चीज़ देखते हैं, एक्सीलरेशन तो हो गया, तो दूसरा चीज़ है वेलोसिटी। तो अपना जो वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो रोलिंग मोशन का है, तो √2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमारा ये रोटेशनल मोशन चैप्टर ख़त्म होता है। ऐसे ही क्विक रिविजन और फॉर्मल रिविजन और शॉर्ट ट्रिक मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री सब चीज़ का कराते रहता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।